हाँ, तो क्या पढ़ना हमको? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, हमको संरक्षित करना है। लोगों को ये बताना है कि जंगल काटने से क्या क्या हानियाँ होती और इनसे बचा कैसे जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन। एक लाइन लिखिएगा इसमें, हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नहीं दिख रहा है? कंजर्वेशन ऑफ ए फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लिखिएगा। इसका नहीं ये है क्या? देखिए, वी शुड जल्दी कीजिए, वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट, वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट। हो गया? फॉर फॉलोइंग पर्पज, निम्नलिखित उद्देश्य के लिए हमको जंगल या फॉरेस्ट को कंजर्व करने की आवश्यकता होती। कौन कौन सा पर्पज है? तो पहला फर्स्ट लिखिएगा, पहला बोला जाए कि टू प्रिजर्व, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब ये है क्या? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल के जो डिफरेंट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें नोट करके हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट में हेडिंग डालिए बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बोला जाए, डिफिनेशन बोला जाए। देखिए, इन ए पर्टिकुलर एरिया और प्लेस, इन ए पर्टिकुलर एरिया और प्लेस, in a particular area or place, the occurrence of different varieties of living organism, चलिए, living organism is known as biodiversity, हो गया? ओए मस्ती नहीं। तो हमने बोला, ध्यान से, फॉरेस्ट की बात करें, यहां देखिएगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? तो बोला है कि टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहला बोला कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए हमको फॉरेस्ट का कंजर्व करना अति आवश्यकता होता। क्यों? अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो प्लांट और एनिमल के बीच जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट और एनिमल के बीच जो रिलेशन है वो क्या होगा? यानी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा आपका, और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? डिफरेंट प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देंगे तब। इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने की आवश्यकता होती है ताकि आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे, संरक्षित रहे। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड बातें नहीं, सेकेंड बोला जाए, देखिए टू प्रिवेंट, टू TO
टू प्रिवेंट endangered species from becoming disappear हो गया। तो बोला है कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, फॉरेस्ट को संरक्षित या सुरक्षित नहीं करेंगे, तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो गायब होने वाले हैं, जिनकी जात या जिनकी स्पीसीज जो है विलुप्त होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं? विलुप्त होने वाले हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे तो विलुप्त होने वाली प्रजातियां गायब हो जाएंगी एकदम से। बस इस धरती से कुछ एनिमल या कुछ प्लांट क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, वो दोबारा मिलने वाले आपको नहीं है। ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम वल्चर की बात करें, हेलो वल्चर जिन्हें हम गिद्ध कहते हैं, अगर इस धरती से वल्चर की स्पीसीज गायब हो जाए तो इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वल्चर करते क्या है? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हीं की ये सफाई करते हैं। अगर कोई एनिमल डेड हो गया है तो वल्चर क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा है तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इससे हानिकारक गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, तमाम प्रकार के हानिकारक हार्मफुल गैस निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट करते हैं। तो अगर ये इन्वायरमेंट से क्लीन हो जाए तो इन्वायरमेंट आपका सुरक्षित रहेगा। इनको क्लीन करने का काम कौन करते हैं? वल्चर। अब अगर वल्चर ही समाप्त हो जाए तो क्या ये क्लीन होंगे? नहीं, तो आपका बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगा। अब ये वल्चर तब तक रहेंगे जब तक क्या है? फॉरेस्ट, क्योंकि इनके रहने का स्थान यही है। वल्चर यही पेड़ पौधों पर ही पाए जाते हैं। पेड़ पौधे गायब तो रहेंगे कहाँ? इनका स्थान ही गायब हो गया, हैबिटेट ही गायब होगा तो रहेंगे ही कहाँ? जब इनके रहने का स्थान नहीं होगा तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। और आपसे आपका घर छीन लिया जाए तो आप रहेंगे कहाँ? कहीं भी रहेंगे। कोई भी आएगा, दो तमाचा मारेगा, कभी कोई आएगा गोली मार कर चल देगा, आप समाप्त हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही इनके साथ, कम से कम छिपने के लिए स्थान होना ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और इनके छिपने का स्थान क्या है? फॉरेस्ट। अब यही समाप्त हो गया तो ये छिप नहीं पाएंगे, कोई भी इनको आप किल कर सकता। समझ में आया? इंडेंजर का तो जो विलुप्त होने के कगार पर है। आवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखिएगा। बातें बिल्कुल नहीं। कितना पॉइंट हुआ? हाँ, अगला लिखिएगा। ये लिखो, टू मेंटेन इकोलॉजिकल, फोर्थ अगला पॉइंट होगा, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। हो गया? कोई प्रॉब्लम? ये लास्ट पॉइंट था इसका। आवाज नहीं, ध्यान सुनिएगा। बोला है लास्ट पॉइंट, क्या बोला है? अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, संरक्षित नहीं करेंगे, तो आपका नेचर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। इकोलॉजिकल बैलेंस, रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट एंड नेचर, रिलेशन बिटवीन एनिमल, प्लांट एंड नेचर। यहाँ लिखेगा, आवाज नहीं।
नेचर, प्लांट और एनिमल के बीच में एक रिलेशन होता है। एनिमल प्लांट पर डिपेंड होते हैं, प्लांट एनिमल पर, और ये दोनों नेचर पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? नेचर का क्लाइमेट कैसा है उसी के अनुसार एनिमल और प्लांट भी पाए जाएंगे। हर जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता। आपके यहाँ का क्लाइमेट कुछ और है, कहीं और अदर प्लेस पर जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट कुछ और हो। क्लियर है? अगर आपको यहीं आप इस स्थान पर हैं तो इस नेचर के अनुसार यहाँ का जो क्लाइमेट है आपका बॉडी उसी के अनुसार है। अगर आपको भेज दिया जाए साउथ अफ्रीका, कहाँ भेज दिया जाए? हाँ, जो काले हैं वो और काले हो जाएंगे, जो गोरे हो तो काले हो ही जाएंगे। इन्वायरमेंट का इतना इफेक्ट है वहाँ पर, बस नहीं। तो नेचर और एनिमल जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। नेचर जो है न तो इनके बिना रह सकता है और न तो प्लांट और एनिमल नेचर के बिना रह सकता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे यानी प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल डिस्टर्ब होंगे, और एनिमल और प्लांट डिस्टर्ब होंगे तो आपका नेचर भी क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? अगर कभी नेचर से मस्ती नहीं, नेचर से अगर कोई नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमेशा कोई ना कोई आपदा आ जाती है। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम आते हैं रहते हैं। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा इधर। तो बोला है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट का होना अति आवश्यक है। बात समझ नहीं? फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा? अनडिस्टर्ब होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे एक नोट लिखिएगा, इसमें नोट बोला जाए, बात नहीं। ठीक है, द गवर्नमेंट, ओए नोट लिखो, द गवर्नमेंट, भारत सरकार, द गवर्नमेंट हैज प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज प्रोग्राम्ड संचालित किया है, प्रोग्राम हो गया। ए प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोग्राम्ड ए प्रोटेक्टेड एरिया हो गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वाइल्ड लाइफ हो गया, विच इज गिवेन एज हो गया। देखिए नोट क्या बोला हमारा, नोट ये बोला है कि भारत सरकार ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हैं या कुछ सिस्टम बनाए, कुछ पैनल बनाया गया है। क्लियर है? कहीं कहीं पर वाइल्ड लाइफ का गार्डन, जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, कहीं कहीं नेशनल पार्क बनाए गए हैं। बात सुनी? कभी गए हैं घूमने जूलॉजिकल पार्क में? सारनाथ घूमने गए हैं? वहाँ एक छोटा सा जूलॉजिकल पार्क है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा है? तो पहला लिखेगा फर्स्ट, हाँ पहला कौन सा बनाया गया था? पहला वाइल्ड लाइफ, पहला बोला है वाइल्ड लाइफ, ओए वाइल्ड लाइफ सैनिचुरी कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सैनिचुरी, वाइल्ड लाइफ सैनिचुरी। ये ध्यान रखें, वाइल्ड लाइफ सैनिचुरी की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जंगल के जैसा होता है, जिसमें जंगली जीवों को उसी तरह रखा जाता है जैसे जंगल में रहते हैं। बस उनके नेचुरल हैबिटेट के अनुसार ऐसे रखा जाता है, जैसे लायन के लिए बनाया गया है, टाइगर के लिए बनाया गया है, एलिफेंट के लिए बनाया गया है। अगला है सेकेंड, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सैनिचुरी के बाद नेक्स्ट लिखेगा नेशनल पार्क, डिफरेंट प्रकार के नेशनल पार्क बनाए गए हैं। नेशनल पार्क हो गया।
सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। ये बात सुनी। अभी हाल ही में मोदी सर ने तेंदुआ मंगाए थे ना, उनको इसी में छोड़ा गया है। कुछ गिरी नेशनल पार्क में रखेंगे, कुछ और कहीं रखे गए हैं। आवाज़ नहीं, उनको सुरक्षित है, मतलब उनके जैसे हैबिटेट दिया गया है। थर्ड है, लास्ट ओए देखो, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये नेशनल पार्क के जैसा ही होता है। बायोस्फीयर रिजर्व कैसा होता है? नेशनल पार्क जैसे, बस अंतर ये होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, अभी इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ना है अलग से। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपके बुक में दिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये नेशनल पार्क जैसे होते हैं, बस अंतर ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व में जितने भी एनिमल या प्लांट होते हैं वो किसी न किसी के गाइड में होते हैं। वहाँ गाइड होते हैं, गाइडेंस होते हैं। बस नहीं, जो वहाँ पर जो मतलब कहने वाले जो टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप यहाँ न जाएं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं, कहाँ आप फ़ोटो ले सकते हैं, कहाँ सेल्फी नहीं ले सकते हैं, वहाँ गाइड करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं एकदम खुले होते हैं, उनको कहीं कोई पिंजरा या कुछ बनाकर नहीं रखा जाता, ऐसे खुला ही छोड़ दिया जाता है, टहलते रहेंगे। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन है, यही 3 प्रोग्राम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से इनको निर्माण किया जाता है। जहाँ स्थान खाली मिलेगा बना दिया जाएगा। जहाँ पर, हाँ भाई साहब, जहाँ स्थान खाली मिलेगा इनको बनाकर तैयार किया जाता है। ओए, तो इसमें पहला हेडिंग डालिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओए, पहला हेडिंग डालिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या हुआ? क्या दिया है? 5 दिया है देवी जी। कौन कौन दिया है? 2 ठो और बताइए तो। 2 ठो और कौन सा दिया है? ये दिया है क्या? हाँ, तब फिर क्या है? आवा नहीं, देख लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। आवा नहीं, कहाँ दिया देवी जी? आवा नहीं, आपको बुक में ये कहाँ मिला? एक मिनट, आ रहे हैं। आवा नहीं,